डायबिटीज, हाँ डायबिटीज, भारतवर्ष डायबिटीज की कैपिटल बनता जा रहा है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। मैंने आपको बताया कि इसका एक मेजर कारण यह है कि विदेशों में, खासकर यूरोपियन, अमेरिकन और इवन कोरिया वगैरह में कल्चर में क्या है, उबली सब्जियां, उबला वो लोग ज़्यादा खाते हैं बेसिक हर्ब्स के साथ, फल ज़्यादा खाते हैं और रॉ भी ज़्यादा खाते हैं, कच्चा ताजे फल मिल जाते हैं हर जगह, और रॉ भी ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ मुख्य जो खाद्य पदार्थ है वो है अन्न। हम लोग अन्न पे डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, गेहूं चावल, रोटी नहीं खाई तो हमें लगता है कि खाना ही नहीं खाया, है ना, हमारे मानसिकता इस तरह है। और सेकेंड इज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, चाय नहीं पी तो मतलब दिन ही नहीं है, चाय नहीं पी, कॉफी नहीं पी तो दिन कैसे पूरा होगा, हमें लगता है अधूरा है ये तो, है ना। तो ये हमारे थोड़े से गलत चीजें हैं मानसिकता, लाइफस्टाइल में, जो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर रहे हैं। और उसके अलावा एक्सरसाइज उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। बहुत फिट रहना है, अगर हम 2-2.5 हज़ार कैलोरीज ले रहे हैं डाइट में एक दिन में, तो हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा अच्छी एक्टिव एक्सरसाइज करनी है। लगभग आप मान के चलो 10,000 कपालभाति फुल स्पीड में, या 108 सूर्य नमस्कार, 108 राउंड, उतना हम करेंगे तब जाके हम अपना जो एनर्जी हम ले रहे हैं शरीर में और जो हम निकाल रहे हैं उसको हम थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, ले तो ज़्यादा ही रहे हैं कैलोरीज और हम एक्सपेंडिचर बहुत कम कर पा रहे हैं। तो ये एक मेन कारण है डायबिटीज़ का, जिसको प्रमेह रोग बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, प्रमेह एक्यूमुलेशन। अब क्या है, फैट का एक्यूमुलेशन हो या फिर एक्टिविटी कम हो तो धीरे धीरे क्या होएगा, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैं पहले डायबिटीज पे जस्ट 2 मिनट का बता रहा हूँ। तो डायबिटीज का मुख्य कारण है लैक ऑफ एक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी, वजन का बढ़ना, किसी किसी में जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक, और साथ में हैवी फूड आइटम्स लेना जिसको बॉडी पचा नहीं पा रही है। और डायबिटीज में एक और जो मुख्य कारण देखा गया है डायबिटीज और अस्थमा दोनों में, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, कब्ज ज्यादातर डायबिटिक रोगियों में आप देखेंगे पेट की कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी रहेगी। तो पाचन सिस्टम का 100% काम नहीं करना, जिसको हम और टर्म्स में बोलेंगे लेस BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, लिवर जो है हमारा फंक्शन कम कर रहा है ना। तो इसमें हो क्या रहा है डायबिटीज में, सिंपल कॉन्सेप्ट में समझें, लॉक एंड की थ्योरी होती है। बॉडी में पेनक्रियास के बीटा सेल, लैंगरहैंस सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करते हैं, जो दोनों अपना उल्टा काम करते हैं। इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स से एब्जॉर्ब कराता है। इंसुलिन एक एक जो सेल है, मसल का सेल है, अभी हाथ को हिलाएंगे तो क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तभी ये मसल का सेल काम कर रहा है ना। अगर ग्लूकोज नहीं है तो काम नहीं करेगा। अब इंसुलिन का रेजिस्टेंस जब डेवलप हो जाता है तब इंसुलिन भले ही नॉर्मल हो, बॉडी में वो ग्लूकोज के सेल को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसको। तो क्या होता है, अब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा और जब शुगर चेक करेंगे तो आएगा 230, और शरीर में क्या रहेगी, कमजोरी, शरीर में क्या रहेगी, थकान, शरीर में क्या लगेगी, भूख लगेगी ज्यादा, है ना, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और बार बार यूरिन आएगा। तो डायबिटीज के ये सिम्टम होते हैं, थकान है, बहुत ज्यादा भूख प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है और पेट साफ ज्यादा नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, ब्लड में धीरे धीरे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, आपका HbA1c 7, 8, 9। तो आपके ब्लड में शुगर का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, और आपका इंसुलिन धीरे धीरे सिक्रीशन भी कंपैरेटिवली बॉडी के हिसाब से कम हो गया। मोटापे वालों में क्या देखा जाता है, जो बहुत मोटे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसमें मोटापा तो एक रीजन है ही, लैक ऑफ एक्टिविटी है ही। अब धीरे धीरे इंसुलिन भी, जो सी पेप्टाइड है वो भी कम होएगा, फास्टिंग इंसुलिन भी कम हो जाता है उनका। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, साथ में ग्लूकोज का इंटेक भी ज्यादा है। और इसको ब्रेक करने के लिए क्या क्या करते हैं, डायबिटीज के लिए अपना डाइट प्लान क्या रहता है, एक्सरसाइज क्या रहती है। अब मैंने बताया सुबह सुबह लेमन मेथी या सौंफ मेथी का पानी आइडियल हम डायबिटीज में देते हैं। पित्त प्रकृति है तो सौंफ मेथी का, या फिर
नॉर्मल कफ है या वात है तो नींबू जिसको सूट होता है, लेमन मेथी का पानी। फिर उसके बाद 7:30 बजे एंटी डायबिटिक काढ़ा, तो ये अपना यहीं पे बनाया हुआ है और ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें हम देते हैं गिलोय, गिलोय, कालमेघ, कुटकी, चिरायता। गिलोय, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, ये 4 चीजों से अपना बनता है। चारों को मिक्स करके जब उबालते हैं, 2 ग्लास पानी डाला, उसको उबाला, छाना, तो ये बन गया एंटी डायबिटिक काढ़ा, एंटी डायबिटिक क्वाथ। ये नेचुरली सारे ही काम करते हैं, आंतों की सफाई, लिवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, पेनक्रियास के बीटा सेल को, इंसुलिन सेल्स सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करना, अपनी बॉडी में लिपोलाइसिस, अपना फैट को लूज करना, ये सारे ही काम एक साथ इस प्रकार से काढ़े से होते हैं। और जो पेय होता है एंटी डायबिटिक का, जो हम पानी पिलाते हैं 2 से 3 लीटर, 1 से 2 लीटर पर डे, तो उसमें क्या रहता है, इन चारों के अलावा विजयसार, विजयसार पेड़ तो आप सबने सुना होगा, विजयसार, इसका अपना पाउडर आता है, पतंजलि का भी आता है, उसकी छाल को सुखा करके, छान करके, जैसे अर्जुन का पाउडर आता है छाल का, वैसे विजयसार का भी आता है पौधे का पाउडर, स्टेम का। तो विजयसार पाउडर इज ऑल्सो एंटी डायबिटिक। आजकल इसके ग्लास भी आने लग गए, विजयसार की लकड़ी के ग्लास आने लग गए जल को रखने के लिए। तो ये अपन पेय देते हैं, पानी देते हैं, और बहुत ज्यादा पानी डायबिटिक वाले को नहीं आवश्यकता होती है, 1 से 2 लीटर, 2.5 से 3 लीटर। मतलब डायबिटीज वाले ये ध्यान दें, बहुत ज्यादा लिक्विड लेंगे तो डायबिटीज क्योर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक आइडियल अमाउंट में जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना वाटर, और बहुत ज्यादा फ्लूइड उसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटी डायबिटिक पेय और क्वाथ हो गया। फिर अब हम नाश्ते में क्या देते हैं, फल। फल डायबिटीज में जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट हैं, जैसे हो गया आपका पपीता, एप्पल, नाशपाती, जामुन, है ना। और इसके अलावा टमाटर भी फल में आता है, तो हम डायबिटिक पेशेंट को, जिसको वात रोग नहीं है, उसको हम टमाटर देते हैं, उबला टमाटर, लाइकोपीन। तो टमाटर को, 2 टमाटर को उबाला, उसका छिलका हटाया, उसको कट करके उसके बीज भी हटा दिया, क्योंकि मेंस को प्रोस्टेट भी बड़ा हो सकता है। तो ये टमाटर जो फल है, ये भी डायबिटीज के लिए अच्छा है, उबला हुआ, इसके अंदर लाइकोपीन मैक्सिमल है, तो ये अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी धीरे धीरे कम करता है। तो टमाटर, ऐसे ही अखरोट और बादाम, हाँ हम दे सकते हैं डायबिटीज। और इसमें लहसुन, लहसुन भी आप दे सकते हैं, कच्चा या भुना हुआ लहसुन, 2 कली तो नाश्ते के साथ दे दें। स्प्राउट्स, डायबिटीज में हम देते हैं स्प्राउट, उगे हुए मूंग, मेथी दाना, सबसे इंपॉर्टेंट हम देते हैं उगा हुआ मेथी दाना, उसी का पानी भी देते हैं। तो स्प्राउटेड मेथी दाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज, है ना। साथ में स्प्राउटेड मूंग और मोठ भी दे सकते हैं, मसूर आदि भी दे सकते हैं, थोड़ा तिल भी दे सकते हैं। सो स्टीम्ड करके स्प्राउट्स भी डायबिटीज के लिए अच्छा है। नाश्ते में फल ले सकते हैं। और जूस कौन सा देते हैं, डायबिटिक जूस, हाँ, KKSTGJ, करेला, करेला कम मात्रा में, खीरा, क्यूकम्बर, टोमेटो, टमाटर, करेला, खीरा, टमाटर, सदाबहार और गिलोय, है ना, सदाबहार के फूल, है ना, उसका जूस और गिलोय, ये 5 चीज का हम जूस देते हैं, KKSTGJ। और इसके साथ CKG भी देते हैं। CKJ में इसके अलावा हमने पेठा और डाल दिया, पेठा और लौकी, तो CKJ, कॉकटेल जूस। तो ये 2 प्रकार के जूस जो हैं हम डायबिटीज में 1 से 2 ग्लास एक दिन में देते हैं। क्लियर। इसके अलावा सूप, लौकी कल्प हम दे सकते हैं, सूप हम दे सकते हैं। ATM की सब्जी हम डायबिटीज में देते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा, हल्दी, मेथी, ये वात रोगों में भी हेल्प करती है और डायबिटीज में भी हेल्प करती है। मेथी दाना स्प्राउटेड है, उसमें आपने एलोवेरा जेल डाल के थोड़ा एक चम्मच घी में हल्का हींग, जीरा, अजवाइन, राई, कड़ी पत्ता डाल के उसको हल्का भून लिया, उसमें कच्ची हल्दी डाल दी, है ना, और आपने मेथी दाना, इसको आपने, ये सब्जी जेली जेली वाली सब्जी होती है, ये जॉइंट्स के लिए नंबर 1 सब्जी है। जो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, किसी को जोड़ों में दर्द होता है, ATM, सारे वात रोगों में जो दर्द के रोग हैं शरीर में, ATM की सब्जी, परम पूज्य गुरुदेव जी ने इसका जो निकाला है टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ATM, वात हर आहार में नंबर 1 है ये, एलोवेरा, हल्दी और मेथी दाने की सब्जी। क्लियर है। और ये डायबिटीज में भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है। और क्या कुछ बचा, तो
डायबिटीज में हम ना एंटी डायबिटिक आटा ही देते हैं, अपना पतंजलि का भी आता है डायबिटीज आटा, इसमें गेहूं कम, जौ ज्वार बाजरा मक्का रागी कुट्टू सिंगाड़ा और जो अपने मिलेट्स हैं, बेसिकली मिलेट्स अच्छी मात्रा में, गेहूं कम, और चावल यूजुअली कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। ठीक है, आसन हो गए। और थेरेपी, दो थेरेपी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोटापे वाले, पेट के, पाचन वाले और डायबिटीज वाले इसको रेगुलर करते हैं तो हमने देखा है HbA1c कम हुआ है, और डायबिटीज, बहुत सारे पेशेंट हमारे हैं स्वास्थ्य साधक जो डायबिटिक फ्री जीवन जी रहे हैं बिना किसी दवा के। पहले तो एलोपैथी के बिना थे, अब उन्होंने मधुग्रिट और मधुनाशनी लेना भी छोड़ दिया, तब भी उनका शुगर 100 से 150 के बीच रहता है, और HbA1c 6.5 के ऊपर कभी नहीं जाता है, 5.5 से 6 और मैक्सिमम 6.5 तक, है ना। तो क्या है, दो थेरेपी नेचुरोपैथी की, एक तो हो गया गरम ठंडा सेक लिवर पैनक्रियास, सिंपल है, मैं बता देता हूँ, आप सब भी कर सकते हैं ये, क्योंकि घर पे करने योग्य चीज है। आपने गीला तौलिया अपने पेट पे रखा, एक बैग में आपने जो हॉट वाटर बैग आता है, हॉट फर्मेंटेशन बैग, इसमें गर्म पानी भरा, एक में पोटली वाला आता है आइस बैग ठंडा बैग भरा। अब अपन ने लेट गए, लेट के आपने इधर रखा गर्म पानी की थैली, और टावल के ऊपर, गीले टावल के ऊपर, पेट के ऊपर इधर रखा अपन ने पैनक्रियास की साइड ठंडे पानी की थैली, आइस पैक, ठीक है, रख लिया। और ये मोटापे के लिए भी अच्छा है, पाचन के लिए भी अच्छा है, आप इसलिए ये समझ लें, लिवर डिसीज के लिए भी अच्छा है। अब 3 मिनट आपने दोनों का टेम्परेचर आपके एक्सचेंज होएगा बॉडी में, गर्म वाला गर्म टेम्परेचर, इसके ऊपर तौलिया रख के इसको थोड़ा दबा लो हाथ से ही। अब 3 मिनट के बाद आपने दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इधर ठंडा रख दिया गर्म वाली जगह, ठंडे आइस वाली जगह गर्म रख दिया। तो इसको 3 बार करना है, 3 मिनट, और मैक्सिमम इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं आप, है ना, आइडियली। तो आपने ये किया तो पूरा जो टेम्परेचर एक्सचेंज है वो आपके दोनों ऑर्गन्स को बढ़ा रहा है, लिवर से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, पैनक्रियास से उसका फंक्शन बढ़ा रहा है, सारे फंक्शंस। और इसके बाद आपने एक लपेट बांध ली, गीली लपेट और सूखी लपेट 1 घंटे के लिए। ऐसे इसका एक सिंपल और रूप है, बहुत सारा, अब गर्म ठंडा बहुत लोग करने में वो करते हैं, इसको हम नेचुरोपैथी में बोलते हैं गैस्ट्रो हेपेटिक पैक, GH पैक। आगे हमने गर्म पानी की थैली रखी, गीला टॉवल करके, पीछे अपने बर्फ की थैली रखी या ठंडे पानी की, अपने थैली रख के पेट में हल्की सी लपेट बांध ली। अब आप बैठ के अपना काम कर रहे हो, अपना प्राणायाम कर रहे हो, या अपना कार्य कर रहे हैं बैठ के, या लेट के भी कर सकते हैं, पीछे ठंडा आगे गर्म, और इसको हमने रखा 20 मिनट तक, गैस्ट्रो हेपेटिक पैक। इसका भी रिसर्च जो हुआ है दैट इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, वेट लॉस एंड एनहांसिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? हाँ, ये हमें खाली पेट करना चाहिए, सुबह भी कर सकते हैं खाली पेट, या फिर शाम के समय, जो आपने दिन में 1-2 बजे लंच कर लिया तो आप शाम को 4:30-5 बजे फ्रेश होने के बाद ये एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद लपेट बांध के 1 घंटा रख ले आप। तो ये डायबिटीज के लिए नंबर 1 थेरेपी है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सी थेरेपी है, हिप बाथ। आपने वो प्रोस्टेट के लिए भी अच्छा है, आप सबको यूरिन की किसी को दिक्कत होती हो आपके जान पहचान में, प्रोस्टेट, तो यूरिन की दिक्कत, पेट की पाचन की समस्या, तो हिप बाथ। आपने कपड़े धोने का टब ही ले लो, आप बड़ा टब खरीद लो, 500-700 में आ जाता है बड़ा वाला, नॉन अनब्रेकेबल वाला। अब इसमें आपने आधा से पौना टब गुनगुना पानी भर लिया, इतना गुनगुना कि जलना नहीं चाहिए, नॉर्मल गुनगुना, ठीक है, लगभग 40 डिग्री के आसपास अपने टेम्परेचर रखा। और इसके बाद आपने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, दर्द के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, आप सबको पता होगा, नाम सुना होगा एप्सम सॉल्ट, सबने सुना है नाम? अच्छा, ये सेंधे से थोड़ा डिफरेंट है, ये इंडस्ट्रियल ज़्यादा यूज होता है। MgSO4, Mg मैग्नीशियम, SO4 इज सल्फेट, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट। ये दर्द के लिए, नींद के लिए, शरीर में अकड़न के लिए, पाचन के लिए, अपने इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है ये। तो टब में आपने ये डाला, 1 मुट्ठी डाला, अब इसमें आपने बैठ गए, है ना, नहाने के बाद बैठ गए आप, नीचे पैरों के नीचे पाटा रख लिया और एक गीला तौलिया रख लिया हाथ में, छोटा सा हैंकरचीफ, और बैठे बैठे पेट में आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। पानी यहाँ से आपके चेस्ट से लेके नीचे डायफ्राम से लेके थाइस तक पानी आप डूबा हुआ है, और पीछे आप टिक के बैठे हैं टब में, और इसको आप धीरे धीरे इसका मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पीछे चल भी रहा है, ये आपने फोटो देख रहे हैं,
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हिप बाथ, और ये बहुत अच्छा है। सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है पर बहुत इफेक्टिव है। हमारे कितने ही प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, जिसको अपने डायबिटीज की प्रॉब्लम है, सिर्फ हिप बाथ उन्होंने रेगुलर लिया और उन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, अपने इंच लॉस, वजन का जो अपना ये है इंचेस भी कम हुए। ठीक है, तो डायबिटीज का एक बेसिक आइडिया हुआ, शाम को हल्का खाना है। डायबिटीज अगर हो जाए तो 6 बजे के बाद या अंधेरे के बाद ज़्यादा अन्न नहीं खाना है। शाम को हम बोलते हैं उबली सब्जी थोड़ी सी ले लें, लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, या जो भी सीजनल सब्जी है, मेथी, पालक, बथुआ, जो भी सीजनल आ रहा है, या चुकंदर, उबला हुआ चुकंदर, गाजर हल्का सा, और या फिर साथ में थोड़ा सा सूप ले लिया, मूंग दाल का सूप या ऐसे। या फिर आपने कुछ नहीं खाना तो शाम को पपीता ले सकते हैं, 6 से 8:30 के बीच एक बाउल पका हुआ पपीता आपने खा लिया, है ना। तो ये 3 चीजें आइडियल है जो डायबिटीज या पेट के पाचन में हमारे उपयोगी है, और शाम के लिए बेस्ट है। मतलब आप उससे अपना ग्लूकोज कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली। हाँ जी, अब हम प्रश्न लेंगे क्योंकि समय हो चला है। विरुद्ध आहार के बारे में मेरा निवेदन है, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ में कई बार खीर और रायता या दही भी होती है, तो ये विरुद्ध आहार है। कई लोग भोजन करते हैं, खीर भी खाते हैं, दही भी और रायता भी, जो विरुद्ध आहार है, जो नुकसान करता है। तो ठीक उसी तरह से नहीं, उसी तरह से हमारी जो मैं दूसरा प्रश्न इसी में है, जो सब्जियों का उपयोग कौन कौन सी सब्जी नहीं करनी चाहिए, किसके साथ दाल या चपाती या अन्य कोई ऐसे भोजन सामग्री करते हैं जो विरुद्ध आहार होता है, उसके बारे में। ठीक, देखिए मुख्य जो मेजर विरुद्ध आहार है वो आप सबको जानने चाहिए। किसी भी दूध के साथ या दूध के पदार्थ के साथ आइडियली हमें फल नहीं लेना चाहिए। तो जैसे आपने कोई पपीता खा रहा है और साथ में दूध पी रहा है, या चाय भी पी रहा है, चाय में भी दूध ही है मुख्य कंटेंट, दूध वाली चाय, तो वो नहीं खाना चाहिए। फल और दूध का प्रोडक्ट कभी भी साथ में नहीं जाना चाहिए। दूध के साथ जो दूध आप 1 गिलास पी रहे हैं सुबह या रात को, उसके साथ नमक, बहुत ज़्यादा जो नमक वाली चीज़ है वो साथ में आइडियली नहीं लेना चाहिए। स्किन की प्रॉब्लम्स करता है, विटिलिगो करता है, चर्म रोग करता है। तो दूध के साथ नमक, दूध के साथ फल, ये ध्यान रखना है ना। अब जो आहार है, लंच आपने लिया, उसके साथ दही या छाछ आप एक मात्रा में ले सकते हैं। जैसे आपने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, या आपने लंच में खाया, साथ में 1 कटोरी दही लिया या आधा गिलास आपने छाछ लिया, मज्जिगे लिया, बटर मिल्क लिया, तो ये आपके लिए पाचन में छाछ, दूध के हर पदार्थ का अपना प्रवृत्ति अलग है। दूध अलग है, दही अलग है, छाछ अलग है, घी अलग है, मक्खन अलग है ना, सबका अपना अपना एक अलग नेचर है। तो प्योर जो मिल्क है उसको पचने में लैक्टेज और बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए रहते हैं जो हमारी एडल्ट में कम होते हैं। तो दही या छाछ बेटर है कंपैरेटिवली, और वो भी दही छाछ शाम को अंधेरे होने के बाद आइडियली यूज नहीं करना चाहिए ना, आइडियली नहीं लेना चाहिए। हाँ, केला और दूध भी एक मात्र ऐसी चीज है जो साथ में कम मात्रा में लिया जा सकता है, जिसको सूट हो, जिसको वात रोग ना हो, दूध और केला। तो दूध और केला लिया जा सकता है, साथ में दही केला नहीं लिया जा सकता, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और फ्रूट क्रीम जो होता है, जो इन्होंने बताया, फ्रूट क्रीम आइडियल नहीं है। आइडियली फल और वो क्रीम को साथ में नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ी सी वो एक रॉन्ग प्रथा जो है एज पर आयुर्वेदा, तो दैट इज नॉट आइडियल फॉर द गट। और दही और अपना खीर, ये भी साथ में एक समय में नहीं लेना चाहिए। या तो आप लंच के साथ दही छाछ ले लें, आधे घंटे पश्चात हम खीर का सेवन कर सकते हैं। तो ये दोनों भी आपको, जैसे रायता भी हो गया, कहीं पे शादी में गए आप भोजन में, और आपकी खीर भी हो गई, तब उस एक समय में उसको ना लें, थोड़ा सा समय का गैप दे के लें। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरा जी। एक तो टाइट कपड़े पहनने से, तेज गर्मी से, या कोई ऐसी हवा से जो प्योर नहीं है, लोगों को स्किन एलर्जी, डिजीज नहीं कहूँगा मैं, स्किन एलर्जी बहुत होती है, फफोले टाइप हो जाते हैं, चकते, कई बार फंगस भी होता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? मैं बताता हूँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। खासकर पुरुषों में आपने देखा होगा, अपने जो है नीचे के हिस्से में, थाइज में खुजली की समस्या, थोड़ा कालापन और फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और इवन अंडर आर्म्स में या गर्दन में,
तो क्या रीजन है इसका? एक रीजन है मूलतः जो है एक्चुअल में प्रोफ्यूज स्वेटिंग ना हो पाना। तो पसीने से जो मैंने बताया आपके शरीर से 70% टॉक्सिन जो है पसीने से निकलते हैं। अगर हमारे पसीना नहीं आ रहा है और बंद उसमें रह रहे हैं एसी में, और थोड़े टाइट कपड़े सूट बूट या जीन्स टी शर्ट टाइप से पहन रहे हैं आप, जो खुले खुले नहीं है, तो डेफिनेटली जो अंदर का हिस्सा है जहाँ पे प्रॉपर एयर नहीं जा पा रही है, तो वहाँ पे पसीना ना आने के कारण या पसीना अंदर ही अंदर रहने के कारण, वो इवोपरेट नहीं होने के कारण, वहाँ पे आपको फंगल डिसीज, खुजली या छोटे से चर्म रोग हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए 2-3 मुख्य सॉल्यूशन है। एक तो जो मैंने बताया हिप बाथ विद एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत अच्छा है चर्म रोगों में, है ना। अपना कायाकल्प लेप या गंजी टर्मरिक लेप, ये दोनों का मैं आपको, गंजी टर्मरिक ज्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको बता देता हूँ। गंजी टर्मरिक में हल्दी का पाउडर लिया आपने, मोटा चावल है उसका मांड, उसको उबाला और उसका मांड चावल को भी उसमें पीस करके, और थोड़ा सा नीम के पत्तों को धो के उबाल के उसका पेस्ट, ये तीनों चीजें मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दिया, थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल हल्का सा डाल दिया, तो ये आपने जो लेप बनाया गंजी टर्मरिक लेप, तो ये आप जहाँ पे जैसे स्किन की एलर्जी है या आपको ये फंगल है, उधर आपने लगा के थोड़ी देर रखो, कोशिश करें धूप में थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, तब उसको आप थोड़े गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से धो करके उसमें एंटी एलर्जिक अपना ऑयल लगाएं। एंटी एलर्जिक ऑयल क्या होता है? अपना पतंजलि का वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो आप कटोरी में लें एक ढक्कन, अपना देसी कपूर, पतंजलि का देसी कपूर, और अपना पतंजलि का एलोवेरा जेल, ग्रीन वाला भी ले सकते हैं या चंदन वाला भी ले सकते हैं, ये आपने दोनों मिक्स करा तीनों को, ये एंटी एलर्जिक ऑयल हो गया एप्लीकेशन। अब जहाँ पे आपने धोया है वहाँ पे ये लगा लें, तो ये एलर्जिक जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको ये बहुत कम करता है। और इसके अलावा अपना कायाकल्प तेल और दिव्य तेलम तो आता ही है, वो दोनों तो हेल्प करता ही है, और ये सभी स्किन की समस्या में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने लगभग स्किन के सारी समस्याओं को मैंने इधर सॉल्यूशन बताया आपको। नेक्स्ट। डॉक्टर जी, मेरे को वर्टिगो का डिसीज है, ट्रैवलिंग में बहुत तकलीफ होती है, एलोपैथी में उसका मेडिसिन नहीं है जी। अपने इसमें कुछ है? बिल्कुल, अपने यहाँ वर्टिगो में बहुत आराम मिलता है सर। वर्टिगो बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो होता है, थोड़ा सा मोमेंटम करते हैं तब भी होता है। तो बेसिकली अपनी यूस्टेशन कैनाल है, ईयर का जो है ना बैलेंस सिस्टम मैकेनिज्म कम हुआ है, तो आप यहाँ पे आइए। इसमें उपवास चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरेपी और साथ में कुछ अपनी आयुर्वेद औषधि और अपना अनुलोम विलोम, सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी प्राणायाम, ये वर्टिगो में बहुत लाभ करता है। अगर आप सब चीज सिस्टम यहाँ पे थेरेपी लेने के बाद, नस्य, शिरोधारा और ये फॉलो करेंगे तो वर्टिगो काफी हद तक कम हो जाता है। क्लियर? तो आप एडमिशन ले लें यहाँ पे एक बार, 7-10 दिन रुक के फिर फॉलो करें। जी डॉक्टर जी, एक तो पाइल्स का और एक हर्निया का, अच्छा क्या परमानेंट इलाज है? जी, मैं बता देता हूँ। पाइल्स का, जो पाइल्स की शुरुआती स्टेज होती है ना, जो नॉर्मली होता है कब्ज के कारण, है ना, कब्ज के कारण पाइल्स नॉर्मल व्यक्ति को भी कम उम्र में डेवलप होना लग जाता है, थोड़ा सा मस्सा, है ना। पाइल्स के अलावा फिर ज्यादा होता है तो फिशर होता है, फिस्टुला बनता है, और इसके अलावा हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया होता है या फिर नाभि में हर्निया होता है। तो ये जो बीमारी है, इसका अगर अर्ली हमें पता लग जाए, जल्दी पता लग जाए और हम कब्ज को ठीक कर पाएं, आहार को हम चेंज कर पाएं, अपना योग प्राणायाम प्रॉपर कर पाएं, तो नेचुरली रिवर्स हो जाता है। हमने देखा है पाइल्स भी नेचुरली रिवर्स होते हुए। पर बहुत ज़्यादा जब एनाटॉमिकल डिफेक्ट आ जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती है कि एनाटॉमिकल होती है, बहुत ज़्यादा हर्निया हो गया है, बहुत ज़्यादा एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो गया, हर्निया में भी हमने रिवर्स होते हुए देखा है। अम्बिलिकल हर्निया, हाइटस हर्निया और इनग्वाइनल हर्निया, तीनों को हमने रिवर्स होते हुए देखा है नेचुरल रूप से। पर अगर ज़्यादा होता है तो अपनी आयुर्वेद में फेज 1 में भी अपने शल्य चिकित्सा है, वहाँ पे नेचुरल तरीके से क्षार सूत्र के द्वारा, लेज़र के द्वारा उसको वो हटाया जाता है। ठीक है, तो नेचुरली भी है, समाधान कर सकते हैं आप यहाँ पे वेलनेस में। पर कभी कभी ऐसा होता है एक बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे पहुँच जाता है एनाटॉमिकली, तब फिर हम उसमें आपको सजेस्ट करते हैं कि आप फेज 1 में अपना छोटा सा अपना सर्जरी करवा लें। जी नेक्स्ट। नमस्कार सर। जी सर, आजकल मार्केट में शुगरलेस स्वीट्स आए, शुगरलेस विथ कॉफ़ी आए, शुगरलेस स्वीट चाय आए सर, जी। वो लेना ठीक है? और पतंजलि शुगरलेस में क्या ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे शुगर फ्री आता है वो लॉन्ग टर्म फायदा नहीं करता है, उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। पर जैसे अपना स्टीविया है, स्टीविया जो नेचुरल शुगर है पर 0 कैलोरीज है, स्टीविया अपनी तुलसी होती है, मीठी तुलसी, तो वो हम ले सकते हैं। सूखी तुलसी के पत्ते आप डाल के चाय में ले रहे हैं या दिव्य पेय में, कोई दिक्कत थोड़ी है।
है ना। उसके अलावा नेचुरल अपनी धागे वाली मिश्री है, या अपना खजूर का शक्कर है, खजूर का, वो 0 कैलोरी नहीं है पर 0 केमिकल्स है खजूर का। पतंजलि का भी आता है, आप सबको पता है, पतंजलि का डेट सिरप आता है, खजूर का सिरप, वो नेचुरल शुगर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इंस्टेड ऑफ चीनी हम ये शुगर्स ले सकते हैं, बिल्कुल। ओम साहब जी। ओम। सर मेरे भाई के लड़के को पसीना बहुत आता है, पैरों में इतना पसीना आता है कि पूरा शरीर चलते समय पूरा भीग जाता है। किसी किसी को हाइपर हाइड्रोसिस होता है, तो उसमें भी जैसे हम स्टीम बाथ और सन बाथ कराते हैं ना, उससे फायदा होता है उसमें कि पूरे शरीर से इक्वली पसीना आए। किसी किसी को रहता है हाथ के पाम्स में और सोल्स में ज्यादा आ रहा है या चेहरे पे ज्यादा आ रहा है, तो उसकी जगह पूरे शरीर से अगर प्रॉपर आएगा, सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य नाड़ी प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, मड बाथ और उसके अलावा स्टीम बाथ और ग्रीन हाउस थर्मोलियम, उससे ये बैलेंस होता है बीमारी। हाँ, जलन के लिए हॉट फुट बाथ विद सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, हॉट फुट बाथ। नेक्स्ट, देखिए आप सबके मल्टीपल पर्सनल सवाल बहुत होंगे। आप लोग जब भी आपको मौका मिले ओपीडी में आके वैद्य जी से मिल लें, पर अगर जो कॉमन है वो आप पूछ लें मेरे से। जी डॉक्टर साहब, मैं जब वज्रासन में बैठता हूँ तो पेन रहता है, नसों में थोड़ा दर्द रहता है, और ये थोड़े खींचता हूँ तो हल्का सा पेन रहता है इसमें। तो देखिए, इसके लिए दर्द क्या का करें? एक मुख्य कारण आप जान लें, भारतीयों में हम सब में विटामिन डी जो धूप से मिलता है और विटामिन B12, इन दोनों की लगभग कमियां होती है। तो अगर आपके शरीर में दर्द, अकड़न, थकान या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो अपना विटामिन D3 और विटामिन B12 जरूर चेक करा लें। अगर कम है तो अपना पतंजलि का न्यूट्रेला B12 और न्यूट्रेला D2 के आता है, बहुत इफेक्टिव है, आप उसको लेना स्टार्ट करें, उससे बहुत अच्छा आराम आएगा आपको, है ना। मुंह में खट्टा पानी आना, मतलब कई आप बार नींद में कुंजल करें, कुंजल, हाँ? कुंजल पानी पी के जो उल्टी करने की प्रक्रिया है, मतलब आपको पित्त रोग है, आपका पेट में जो है ना पूरा एसिडिक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, हाइपर एसिडिटी है, तो आप कुंजल करेंगे तो इससे आपका पेट का जो क्षमता है वो अच्छी होगी, नेचुरल एसिड फॉर्म होंगे, वो कम होगा। थैंक यू। ओम डॉक्टर साहब, ये टब बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, गुनगुना पानी से डेली कर सकते हैं ना, तो एक दिन ठंडा पानी एक दिन गर्म पानी से। क्या हुआ? वो हिप बात बोले ना सर साहब। हिप बात, देखिए सीजन के अनुसार है, जिसको मोटापा है उसको हम ठंडे में भी कराते हैं, गर्म ठंडा अल्टरनेटिव कराते हैं, पर जो आइडियल है, जो प्रोस्टेट के लिए है, वो है हल्का गुनगुना पानी। प्रोस्टेट है। जी जी।